अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनावी मौसम में ईडी वैसे तो जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ छापे मारती है, लेकिन शायद भारत के इतिहास में ये पहली घटना होगी, बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी इन्वेस्टिगेशन के एजेंसी के छापे के दौरान किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस एजेंसी के ऊपर छापा मार दे। पश्चिम बंगाल ऐसा विरले उदाहरण वाला राज्य है। आज चर्चा ईडी के छापे और फिर ममता बनर्जी द्वारा ईडी पर छापा डाल देने के मसले पर है। बहन भाइयों, वैसे तो कहा जाता है कि बंगाल की धरती बहुत ही हैरत अंगेज कारनामों के लिए जानी जाती है। बंगाली समाज इस देश में बहुत ही जागृत है और आक्रामक समाज है, और वो किसी मसले पर अगर उसने ठान लिया तो उसको करने के लिए हर संभव जतन और प्रयास और डेयरिंग करता है, वो सही हो या गलत। ऐसा एक उदाहरण लेकर मैं आया हूं जिस पर मैंने आज डिबेट रखी है, वो है मसला पश्चिम बंगाल का। वहां इसी वर्ष चुनाव होने हैं, मिड ऑफ द 2026 से चुनाव होने। जो ममता बनर्जी यानी टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंट एजेंसी है आईपैक, जिसके कभी प्रशांत किशोर मुखिया हुआ करते थे, चलती अभी भी उन्हीं के संरक्षण में, लेकिन उनका सीधा कोई दखल नहीं है। तो आईपैक जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल कंसल्टेंट एजेंसी है, उस पर ईडी ने छापे डाले, आरोप लगाते हुए कि इनके ऊपर किसी ने कोयला स्कैम में कुछ पैसे भेजे। तो जैसे ही छापे की कार्रवाई आईपैक और उसके डायरेक्टर पर शुरू हुई, ममता बनर्जी को ज्यों ही खबर मिली, उन्होंने तुरंत प्रतीक जैन जो आईपैक के डायरेक्टर हैं और जहां पर उनका दफ्तर है, दोनों जगह ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के साथ छापा मार दिया। यानी ईडी के छापे के ऊपर छापा पड़ गया, और जितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ममता बनर्जी का ये कहना था कि उनकी पार्टी की रणनीति आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन, प्रत्याशियों के नाम, वोटर के सर्वे, रणनीतिक तौर तरीके और पॉलिटिकल कैंपेन की डिजाइन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर उन्होंने आरोप लगाया कि यही ले जाने के लिए या हमारी रणनीति जानने के लिए आईपैक पर ईडी ने छापा डाला है। तो ममता बनर्जी ने वहीं पर ईडी से सारे डॉक्यूमेंट छीन लिए, ऐसा ईडी कह रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आई। सच्चाई क्या है? मामला कोलकाता हाईकोर्ट में आज थोड़ी हेयरिंग हुई, अब आगे भी सुनवाई होगी। जब सब ये चल ही रहा था तो ईडी के अफसरों से ममता बनर्जी वो सारे कागज छीन लाई। दुनिया के इतिहास में ये उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि एक राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री इतना दुस्साहस दिखाएं कि जहां छापा चल रहा हो वहां पहुंच जाए। वैसे सामान्य तौर पर जहां छापे चल रहे होते हैं, आम आदमी भी उससे 10 किलोमीटर दूर रहना चाहता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन शायद ममता बनर्जी एक दुस्साहसिक नेता हैं, इसका मुजाहिरा वो कई बार कर चुकी हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया, ईडी के चलते छापों के बीच कूद गई और अपनी पार्टी के सारे सेंसिटिव पेपर्स ईडी से छीन लाई। यानी वो रणनीति, उनका आरोप है कि बीजेपी के लिए ईडी आई थी जो मैंने नहीं लेने दी। उसके बाद उन्होंने कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शन किया, और तो और ईडी के खिलाफ कोलकाता में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 एफआईआर ईडी के अफसरों पर है, और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी के साथ इस तरह का सुलूक न तो कभी हेमंत सोरेन कर पाए जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, और न कभी छत्तीसगढ़ वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके बेटे को भी ईडी लाद ले गई। लेकिन ममता बनर्जी हैं, इनका सामना करना काफ़ी मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। लेकिन क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का कृत्य शोभा देता है? अगर उनको ईडी की जांच पर कोई नाराजगी है, वो कोर्ट जा सकती हैं, अन्य फोरम भी हैं। लेकिन क्या किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को या किसी भी नेता को ये शोभा देता है? ये नैतिक रूप से सही है? क्या ये संवैधानिक रूप से सही है कि मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कोई जाकर इस तरह के डॉक्यूमेंट छीन लाए? बहन भाइयों, आम आदमी अगर ऐसा किया होता तो ये ईडी के अफसर उस पर न जाने किस किस तरह के केस लगा देते, पुलिस उसे पकड़ लाती। लेकिन ईडी ने अभी तक हौसला नहीं दिखाया
कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर की कोई तहरीर दे पाए। और जब ये सब चल ही रहा था तो टीएमसी और प्रतीक जैन आईपैक वाले ये चले गए कोलकाता हाईकोर्ट, ईडी के खिलाफ मुकदमा डाल दिए। ईडी भी फौरन एक्टिवेट हुई, उन्होंने भी कोलकाता हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दी। आज सुनवाई पार्शियली हुई है, आगे भी होगी। तो ईडी के अफसरों पर इस बात का डर है, उनको खौफ है कि ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, और ऐसा खौफ होना उनका लाजमी है। उसकी वजह है, इसके पहले आपको ध्यान होगा जब सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल पुलिस हुआ था तो सीबीआई के अफसरों को ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर से उठवा लिया था और तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर पंकज श्रीवास्तव को कलकत्ता छोड़कर रातों रात भागना पड़ा था, दिल्ली लौट आए थे। बाद में किसी तरह सुलह समझौते के बाद सीबीआई ने कहा कि हम अपनी साख को इस तरह नहीं खराब करेंगे और हम इस तरह की कार्रवाई में ईडी सीबीआई सामान्यतः शामिल नहीं हुई उसके बाद। लेकिन अब ईडी सामने आई है तो ममता बनर्जी ने वैसे ही काम किया है ईडी वालों के साथ। क्या ईडी अब एक्टिवेट होने की कोशिश करेगी? क्या वहां पर पश्चिम बंगाल में कुछ और भी कार्रवाई करेगी, या फिर ममता बनर्जी अब आमना सामना करने के लिए तैयार हैं? तो कौन सही है, कौन गलत, क्या सही था और क्या होना चाहिए था, हम सभी पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुने। हमारा आईटी ऑफिस में आके सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। तो इस देश में बहनों भाइयों कुछ भी आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है। तो इन दिनों पहली बार का चलन शुरू हुआ है। तो ये इकलौती डेयरिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कांड करके दिखाया, सुलखान सिंह साहब। ये अपने आप में बहुत अचरज करने वाली बात है। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनके मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रिक सुंदर शमसल जी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल के बहुत ही जाने माने और शानदार पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में कोलकाता से जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। और सुलखान सिंह जी उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो राम प्रकाश जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ऐसा क्या मामला फंसा था कि मुख्यमंत्री जी को छापे के दौरान छापा डालना पड़ा? ऐसा मामला क्या फंसा नहीं था ब्रिजेश जी ऐसा था कि भाजपा कई बार हुंकार भरते हुए बंगाल में आई, ये पार वो पार, बहुत हुंकार। और चाणक्य जी बोलते हैं कि हम तो दिखा के छोड़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ के दिखा दिया कि बंगाल को हम दिखाएंगे हम कितने बड़े बादशाह हैं, भारत हमारे कब्जे में रहेगा। तो हर जगह जो, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में वो जितने चाल चलने चाहते हैं उनको विफल करने के लिए हमारी मुख्यमंत्री काफी है, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई उन्होंने की है, वो सामने खुद आती है। और अभी भी ये देखे, ये हुंकार बड़े हैं जाके कि अमित शाह जी कि 2/3 से जीतेंगे, तो उनका जवाब देना पड़ेगा ना। तो 2/3 से तो ऐसे जीत नहीं सके, क्योंकि धरातल में बंगाल में। अच्छा, ये कानून की किस किताब में लिखा है पांडे जी कि जहां छापा चल रहा हो, मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आप जाइए घुसकर पेपर छीन लाइए? कानून की किस किताब में लिखा है? मैं भी थोड़ा सा उसका अध्ययन करना चाहूंगा। चलिए ब्रिजेश जी बोलता हूं कि ऐसा है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ये तो लिखा हुआ है कि आप एक राज्य में घुसेंगे, एक राज्य में घुस के आप किसी इन्वेस्टिगेशन करें तो उनको इंतिला करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाई घुस रहे हैं, ये चीज देखा मिला है हमें, बिना बताए। जैसे लगा हमें तो क्या पता है, हम तो आने वाले सब खबरों में भी सुन लेते हैं कि यहाँ विस्फोट हो गया, वो आतंकवादी, हमें क्या पता चला कोई आतंकवादी घुस गया होगा, कहीं विस्फोट कर दे।
अरे हमें इतला तो दीजिए। ओके, तो आप विस्फोट जिस की तरह से जांच घुस करने रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बिना जाएंगी? पक्का जाएंगे हम। हमारी मुख्यमंत्री ऐसी है कि वो खुद आगे बढ़ती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती है, और उसके साथ साथ कर्मी घुसते हैं। मेरा आरोप है कि आप लोग डराने धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने सीबीआई वालों को बेइज्जत कराया, पिटवाया, उनके घरों के दरवाजे तोड़वाए थे। अब वही काम आप ईडी वालों के साथ कर रहे हैं। ऐसा माने अगर वो गलत दिशा में होंगे तब ना होगा। अगर ऐसा गलत दिशा में नहीं तो क्यों हम डराएंगे धमकाएंगे। वो भारत की भाई एक एजेंसी है, किंतु एजेंसी अपनी प्रक्रिया को सही रूप से करे। अब ऐसी जबरन बदतमीजी ना होगी करे। तो कौन जाएगा भाई तो छापा मारने? सुनिए, हाँ ऐसा है ब्रिजेश जी, ये 2020 का केस था। 6 सालों तक ईडी सोई रही, जैसे ही इलेक्शन आया तत्पर हो गई। आश्चर्य बात है। तो क्वेश्चन मार्क तो है यहाँ पर। तो भाई ईडी इतने क्या दिन तक आपसे क्या कोई कर रही थी एनओसी ईडी? लेके छापा उन्हें- मारेगी? अरे एनओसी लेने की क्या जरूरत है आपकी? हम तो टाइम भी देखेंगे ना। टाइम की भी एक वो है ना कि भाई अचानक आपको हर जगह की इलेक्शन के समय ही वहां मुझे जाना है। भाई आपको एतराज था तो ये पांडे जी, आप हम तो अपने कहेंगे एतराज को टेम्पर्ड कर रखे कानूनी हैं। फोरम पे दर्ज कराते, पर आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी से पेपर नहीं छीन सकते हैं, अब किसी के साथ मारपीट एजेंसी के लोगों के साथ नहीं अगर करा सकते। हम देख रहे हैं कि हमारे सीक्रेट जो हमारी स्ट्रेटेजी के पेपर वो लोग के जा रहे हैं, तो हम छीनेंगे ही उनसे, क्योंकि हमें यहां लग रहा है कि वो भाजपा को देंगे। उनके भेजे हुए हैं ये कि भाजपा हमारी स्ट्रेटेजी को जान के उसके बाद जीतने का प्रयास करेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल बार बार पटकनी खाती है। कई एलिगेंस लगाने के बाद ये पटकनी खाती है। बीजेपी बहुत आलोचना कर रही है कि ममता बनर्जी ने ऐसा करके संवैधानिक गरिमा को तार तार कर दिया। बीजेपी का आलोचना, उसका तो काम ही और आलोचना करना है कि जो कितने संविधान को वो तार तार करते हैं, उस जगह पर तुमसे कोई नहीं बोल पाता है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं ना। लगता है कि भारत के वो राजतंत्र ले आए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की जो प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, तो बंगाल में नहीं कर पाएंगे। आने वाले बंगाल दिनों में सस्ता है और इसके छापे पड़ेंगे पांडे जी, सोच लीजिए। हम तैयार हैं इनके लिए, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। धमका रहे ये हो? बंगाल है, वो भूमि है नहीं धमकर, ये बंगाल की भूमि है जिसने देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस जैसे पैदा किए हैं। तो जरूरत पड़ेगा तो इनका जवाब देने के लिए खुदीराम बोस और पैदा हो जाएंगे, जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेंगे और इनको इनकी नींव हिला के रख देंगे। उदाहरण भी किसका ये दिया? बंगाल शहीद की भूमि खुदीराम है। बोस का। क्रांतिकारियों की भूमि है। अंग्रेजों को मार दिया था उन्होंने, अंग्रेज यहाँ के महिलाओं को भी नौजवान मार दिया था। शुक्रिया आपका पांडे जी, बने रहिएगा। मैं आपके मित्र राकेश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कभी सुना कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा कर रहा हो जैसा ममता बनर्जी ने किया? लेकिन सवाल तो ये है कि जहां जहां चुनाव आता है, आप जहां जाते हैं उसके पहले एजेंसी पहुंच जाती है, जैसे कि ईडी पहुंच गई है। ये आपका एक फिक्स्ड चलन हो गया है कि जिस राज्य में चुनाव है वहां ईडी और सीबीआई को एक्टिवेट कर दो। सीबीआई तो कम हो गई है, ईडी को आप पहले भेजते हैं। देखिए ब्रजेश जी, भारत के संदर्भ में कई सारी उपमाएं दी जाती हैं। भारत को त्योहारों का देश भी कहते हैं, भारत को चुनावों का देश भी कहते हैं। हर समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। क्या चुनाव देख करके बाकी गतिविधियां ठप कर देनी चाहिए? अगर ये छापा 1 साल पहले पड़ा होता तो कहते कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से नाराज होकर के छापा डलवाया है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले पड़ा होता तो कहते कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए छापा डलवाया हुआ है। इस प्रकार के कुतर्क गढ़ने वाले लोग आज देश कैसे कैसे दृश्य देख रहा है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जो जेल के भीतर से ही सरकार चलाने पर आमादा थे, और एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो जाकर के कभी सीबीआई को अरेस्ट करा लेती है, कभी ईडी के सामने से फाइल लेकर के भागने लगती है। यह देश किस किस प्रकार के उदाहरण देख रहा है। ये किस प्रकार की अराजकता वाले लोग कैसे मुख्यमंत्रियों के संवैधानिक शपथ लेकर के बैठ गए, संविधान की शपथ लेकर बैठ गए और संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। बंगाल के आज इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। बंगाल सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों की धरती मानी जाती, बंकिम दा की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। बंग भंग का आंदोलन इसी धरती ने शुरू किया था, और उस बंगाल के बुद्धिजीवियों की धरती पर कैसे लोग सत्ता में बैठ गए कि वो जाकर के ईडी की कार्रवाई को दखल देते हुए एक निजी कंपनी पर छापा पड़ा था। मनी ट्रेल पकड़ी गई है, और मनी ट्रेल डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करते हुए गई है, आपको आपत्ति है? अगर सरकार का सीधा इन्वॉल्वेंस है, सरकार कोर्ट जा सकती थी, सरकार की कैपेसिटी में कोर्ट जा सकती थी, लेकिन गुंडों की भांति व्यवहार करे, एक मुख्यमंत्री गुंडों की भांति व्यवहार करे, जाकर के इस प्रकार से वहां पर फाइलों को लेकर के छीन करके भाग जाए।
ये दृश्य देख करके आज निश्चित अब मेरे तौर पर 2-3 बाबा साहब सवाल हैं भीमराव आपसे। अम्बेडकर और पूरी संविधान सभा आज अपने आप में शर्मसार महसूस कर रही है। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आखिर उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंट एजेंसी पर आपने छापे क्यों डाले? आपने तो छापे जानबूझकर डाले हैं। कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का सबूत अभी तक ईडी ने पेश नहीं किया किसी के सामने। नहीं, सबूत तो छापे के बाद ही पेश किए जाएंगे ना। सबूत पहले पेश कर छापा दिया जाए, डालेंगे। उसके बाद छापे मारे जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। और छापे के लिए भी बाकायदा कोर्ट से उसके लिए भी अनुमति होती है, और उसमें इनके पास भी कोर्ट के पास जाने की इनके पास भी समय होता है, पावर होती है कि वो कोर्ट में जाकर के इसकी कार्रवाई को चैलेंज करें। लेकिन इस तरह से एक निजी कंपनी के लिए सरकार का इस तरह से जाना, मुख्यमंत्री का जाना, और 20 करोड़ रुपए कई मनी ट्रेल मिली अच्छा, है। एक इसलिए सिचुएशन कहते में हैं आपके कि सामने ये प्रस्तुत जानकारी करता नहीं है। हूं। कोयले और उस घोटाले के सिचुएशन का आप पैसे जवाब दें इनके लोगों के पास गए हैं। कि अभी बंगाल की पुलिस या कोलकाता पुलिस आपकी किसी पॉलिटिकल एजेंसी पे जो आपकी कंसल्टेंट हैं, जैसे एबीएम है, एबिलियन माइंड, इन लोग की पेरेंटल कंपनी है, और भी कई आपके पास कंसल्टेंट कंपनीज हैं, उन पे अगर छापा डालेगी तो वो भी तो नियम सम्मत होगा। ब्रजेश जी, आप एजेंसियों पर छापा डालने की बात कर रहे हैं। हमारा दर्द दिखिएगा कभी। गुजरात राज्य सरकार के गृह मंत्री थे अमित शाह, और अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था, उस राज्य से बाहर निकलने का आदेश करा दिया था। क्या क्या नहीं हुआ? 11 घंटे क्या तक क्या नरेंद्र आपने मोदी जी नहीं को किया? बैठा हेमंत करके सोरेन उसका पूछताछ की उदाहरण गई है। एक मुख्यमंत्री को इतना torture दिल्ली करने का गया था, काम उसको किया। भागना पड़ा दिल्ली से, और उनको आपने एज ए चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार कराया है। नहीं, देखिए, आपने किसके साथ कमी की है? नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई है? वो कोर्ट के सामने सब कुछ आया है, सब कुछ कोर्ट के सामने आया हेमंत है कि सोरेन कैसे का भी अमित शाह यही जी को था। झूठा फंसाने कोर्ट की ने कोशिश की जमानत गई देते थी। समय कैसे स्पष्ट कर नरेंद्र दिया मोदी जी था। को हर तरह से कोशिश की गई है। और नहीं, अभी जमानत मिली है केवल, अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, अभी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। इंतजार करिए, अभी जो भी फाइंडिंग्स है, अच्छा, वो trial हमारे के बाद मित्र निकल के राम सारी आती है सामने। जो और राम प्रकाश निचली पांडे अदालत जी तो हैं, वो कह रहे हैं कि दीदी जो है कानून पढ़कर गई थी, वो कानून की ज्ञाता हैं, और उन्होंने जो किया कानून के दायरे में किया। देखिए, बंगाल की जनता ने दीदी का बहुत सम्मान किया था, क्योंकि वामपंथी गुंडागर्दी के खिलाफ वो बहुत डट करके लड़ी थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वामपंथी सारे गुंडे अपनी पार्टी बदल करके टीएमसी में शामिल हो गए, और टीएमसी ने आज जिस तरह का एक गुंडागर्दी का एक मॉडल खड़ा करने का काम किया है ना, और जिस तरह से जिहादियों को आज प्रश्रय देने का काम ममता बनर्जी ने किया है, वो तो आज उन्होंने वामपंथी गुंडागर्दी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। वो जो लाल सलाम के नाम पर गुंडागर्दी थी ना, उस गुंडागर्दी को बहुत पीछे छोड़ करके आगे आ गए। और इसीलिए आज देखिए कि जो कांग्रेस की राज्य इकाई है ना, कांग्रेस की राज्य इकाई भी लगातार मोर्चा खोले हुए। Next वो अलग question है बात है सर कि अभी आपसे कांग्रेस के कि प्रवक्ता देखिए अजय उपाध्याय जी बताएंगे ईडी कि नहीं, एक ममता भी- बनर्जी कितनी लड़ाका है। भाई, ईडी ने छापा मारा, ईडी के ऊपर ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस ने मार दिया, पर एजेंसी ने एक तहरीर भी ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं दी कि साहब इन पर मुकदमा लिख लो, इन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया। वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम पर आप पर होता तो सर गला दबा देते। देखिए, कम से कम एजेंसियां इन बातों का ध्यान रख रही हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का या तो जब वो संवैधानिक पद छोड़ करके सामने आए, एक विकल्प है, हाईकोर्ट के सामने जा रहे हैं, हाईकोर्ट के सामने सारा मामला लेकर के ईडी जाएगी, और ईडी को क्या करना है, कैसे करना है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं तय कर रहे हैं। ईडी अपनी कार्रवाई खुद तय करने का काम करेगी। उसको किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, कहां पिछले सीबीआई 7 की मिनट जांच के ईडी लिए की वो बैकिंग करने हाईकोर्ट के गई बाद है। कह रहे सीबीआई खुद हैं जांच कि अब करनी होगी, मेरे से सीबीआई कोई जांच ईडी का करेगी। मतलब नहीं है, वो तो ईडी वाले जवाब देंगे। 7 मिनट तक भाई ने ईडी की बैकिंग की, और अब कह रहे हैं कि अब आगे का जवाब ईडी वाले देंगे। मैं इनके मित्र डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं। मैं ईडी की बैटिंग नहीं कर रहा। ऑलराइट, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने कभी इस तरह के उदाहरण देखे, और क्या आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने जो किया सही या गलत किया ममता बनर्जी ने? मुझे तो अभी राकेश भाई के बातों पर बड़ी हंसी आने लगी। अंतिम वाले जो लाइन आपने उनसे प्रश्न पूछा और उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, वाकई ईडी का हाल तो यही हो गया है, और वो समय आएगा जब ईडी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस देश में काम करेगी। बस बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है। जिस तरह से अब राजनीतिक तौर पे, अभी तक तो राजनीतिक कहीं ना कहीं एक तरह से वेंदेता पॉलिटिक्स करते थे ये, अब तो खुल्लम खेल कर दिया। बताइए, ये है अब ईडी जाकर चुनाव जिताएगी किसी राज्य में? यही हाल सब राज्यों का इन्होंने किया। और रणनीतिक जो उनकी रणनीति बनाई जा रही है, और आईटी सेल के तृणमूल कांग्रेस के वो हेड हैं, जैसे इनके जो नफरती एजेंडा वाले इनके जो अमित मालवीय हैं, यदि वैसे लोगों के घर पे और या उनके दफ्तर पे आप छापा मार रहे हैं, वो भी
चुनाव के एन वक्त ये तो वो हो गया कि भाई हम रणनीति बना रहे थे, आपके पास अब रणनीति भी नहीं है बंगाल में लड़ने के लिए। भाई पॉलिटिकल चीजों को पॉलिटिकली लड़िए ना आप, ये क्या कर रहे हैं आप। और एक बात है, मैंने बोए पेड़ बबुल का और उसमें आप दशहरी लखनवी आम चाहते हैं, जो पेड़ बोया है वही तो आप खाएंगे। तो घड़ियाली आंसू मत बहाइए, सच्चाई सबको पता है कि ईडी क्या काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आप तो ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, मुकदमे दर्ज, तो क्या आप इस मामले पे ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे? 95% विपक्षियों के, देखिए सपोर्ट और समर्थन और समर्थन नहीं करने का प्रश्न ये नहीं है। संवैधानिक ढांचे को जिस तरह से तार तार करने का काम केंद्र की सरकार पिछले 10 साल में की, वही मैं उदाहरण दे रहा हूं। 193 केस किया और उसमें 95% सिर्फ विपक्षियों के यहाँ। क्या मैं मान लूं कि कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने और पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं, सरेंडर कर दिया, हरिश्चंद्र हो जाते हैं, सरेंडर? नहीं, हमने सरेंडर का, ये तो सरेंडर तो एक ही नाम, आप सरेंडर कहिएगा फिर लगेंगे चिल्लाने, हमारे राकेश भाई मित्र हैं, कहेंगे कि मोदी जी को सरेंडर मत कहिए। एक ही आदमी इस देश में सरेंडर करता है सर। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर का ही चरित्र है। आप पश्चिम बंगाल में सरेंडर हो गए, तो वो ईडी सीबीआई में बनाकर भेज रही है वहां जी। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, ये तो बीजेपी सरेंडर कर दी, तभी ईडी और सीबीआई को भेजना पड़ रहा। और इस तरह का हुड़दंग मचा करके ये ममता बनर्जी के प्रति और सिंपैथी डेवलप करना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो वहां इतने सालों की थी, उस पर काम करते ना, उस पर लड़ते ना, पॉलिटिकली लड़ते ना। ये क्या है भाई? 4 मिनट इन्होंने ममता बनर्जी को बचाव किया और बीजेपी पे हमला किया। जब ये करते करते कई किलोमीटर आगे आ गए, तब इनको लगा कि ज्यादा दूर आ गए, अब ये पलट गए हैं। अब कह रहे ममता बनर्जी खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। नहीं, आपने जो शुरुआत जो वही हुआ जो ईडी वाले मामले में राकेश त्रिपाठी, अजय उपाध्याय वही मामले में। ऐसा कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि इतने विपक्षी साथियों पर भी हमला हो और मजबूरी में चीफ मिनिस्टर को भी आकर के इस तरह की काम करने पड़े। तो ये दोनों काम, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाजपा इस लेवल पर ला दी है, राजनीतिक संस्कृति को इतना छड़न और इतना नीचा कर दी है। थैंक यू सर। आज ऐसी परिस्थिति इस देश में बहुत धन्यवाद सर। और ये संघवाद पर प्रश्न है और देश के राजनीतिक बहुत संस्कृति शुक्रिया पर भी बहुत। मैं पश्चिम बंगाल के जाने माने पत्रकार रिक सुंदर शमसल जी को आमंत्रित करता हूं। रिक सुंदर जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। इस वक्त बहुत ढेर सारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, तो बताइए कि ये क्या कार्रवाई हुई थी? क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी या फिर एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी मनी लॉन्ड्रिंग की? और पश्चिम बंगाल की जनता ने और वहाँ की मीडिया ने इस छापे को और छापे के बाद जो टीएमसी का एग्रेशन था उसको किस तरह से लिया? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका, क्योंकि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में कुछ बोलने के लिए आपने मुझे इनवाइट किए हैं। अभी जो बात है कि ये जो मामला है, इसमें सबसे पहले जो बड़ी सवाल आता है कि वाकई क्या भाजपा अपने फायदे के लिए ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ये सवाल हम दूसरे तरफ से देखें तो वाकई क्या टीएमसी, सीआईडी हो या अपना पुलिस को, भाजपा के जितने समर्थक हैं उनको जितने भी अरेस्ट होते के चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो एलिगेशन लाया जाता है भाजपा की तरफ से, क्या वो सही है? तो एक तरह से दोनों सवाल एक जगह पे आता है कि अपने मतलब से या फिर अपने हिसाब में फायदा करने के लिए क्या सबको इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। सरकारी दफ्तर, जो आईएएस आईपीएस से लेकर जो भी सरकारी दफ्तरें हैं जहां पे काफी सारे सरकारी अधिकारी रहते हैं, क्या वो लोग सब जगह में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही अपने आप को जोड़ लेते हैं? क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में हर टाइम रहते हैं? नहीं, क्योंकि उन लोगों का भी अपना एक जरिया है इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। अब अगर हम लोग ये प्रतीक जैन के बारे में अगर बात करेंगे, देखिए सबसे पहले 2019 में टीएमसी के साथ संबंध हुआ था आईपेक का। इससे पहले का अगर हम लोग देखेंगे, जब से 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें काफी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिला था बीजेपी को, और उसमें उसके चलते बीजेपी को काफी अच्छा फायदा हुआ था। फिर 2019 में बहुत ज्यादा सीट, जो कि टीएमसी को 22 सीट, टीएमसी खोया था 12 सीट, उसके बाद बीजेपी को 18 सीट मिला था, जो कि बीजेपी का केवल 2 सीटें थी।
तो 16 सीट बीजेपी के लिए बढ़ गया था। अब टीएमसी के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था कि टीएमसी को आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा एजेंसी या फिर ऐसा कोई कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो थोड़ा उन लोगों को मदद कर सके। तो उसी टाइम आईपैक का साथ टीएमसी का जो अपना संपर्क वो स्थापन हुआ। फिर देखते देखते उसमें प्रतीक जैन को फाउंडर थे, तो प्रतीक जैन जी रह गए और प्रशांत किशोर जी चले जी। गए। तो उसके बाद देखिए 2021 में भी इस तरह का घटना हुआ कि टीएमसी का लैंडस्लाइड हुआ 2021 का विधानसभा चुनाव में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें भी टीएमसी को काफी सारे सीट्स मिल चुका है। तो एक तरह से आईपैक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था। टीएमसी का जितने भी सिस्टम है उसमें आईपैक अपना हिसाब से टीएमसी को बहुत अच्छा मूवमेंट करा रहा था। अब हो गया उसी सिलसिले में, अगर हम लोग देखें कि इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई भी हार्ट करे या कुछ भी उन लोग समस्या हो जाए, तो ये बात जाहिर सी बात है कि उसमें सीएम का पहुंचना एक तरह का रिएक्शन भी हम लोग बता सकते हैं इसका। तो आप ये मानते जी हैं भाई। कि वही एक कमजोर कड़ी है, या राजा की जान तोते में है और वो तोते का नाम है आईपैक, और बीजेपी को ये बात पता है कि तोता पकड़ो राजा खुद आएगा पीछे पीछे? देखिए, एक पॉलिटिकल संगठन के लिए अगर कोई कॉन्सल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसका बैकबोन पकड़ते हैं, उनका बैकबोन तैयार करते हैं, तो उसमें एक ये बहुत अहम भूमिका रखता है वो कॉन्सल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये संस्था टीएमसी से कुछ दिन के लिए अगर अलग हो जाए तो क्या टीएमसी खुद के बल पर आगे बढ़ पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों का क्या कहना है वो भी एक सवाल है। क्या एसआईआर इफेक्ट दबाव और भी बढ़ा दिया ममता बनर्जी के ऊपर? क्योंकि एसआईआर का एक दबाव चल रहा था बहुत दिनों से, उसको लेकर काफी सारा प्रोटेस्ट भी चल रहा था। जी। इस बीच आईपैक का ऑफिस में रेड होना ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छा, मैं उन आपसे पे ये जानना दबाव चाहता हूं डालती है। कि मेरी जानकारी के हिसाब से ईडी के अफसरों पर 1 या 2 नहीं बल्कि 3 एफआईआर है, तो क्या अगर ईडी एक कदम भी आगे बढ़ती है तो कोलकाता पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, उनके अफसरों को? देखिए, अभी तक ईडी के ऊपर जितने भी केस लगाया जा चुका है, जितने भी कंप्लेन हो चुका है, ये तो आगे क्या होगा वो परिणाम वो तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन इतना बताया जा सकता है कि ये मामला जितना आगे बढ़ता चलेगा, जैसे ही इलेक्शन बहुत नजदीक है, चुनाव बहुत नजदीक है, तो उस बीच इसका माहौल और भी गर्म होता चलेगा, प्रोटेस्ट भी बढ़ता चलेगा और Thank you, sir. ईडी अपना कार्रवाई जो सही ढंग से कर नहीं पाएगा। थैंक यू सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। हम जिस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी सुलखान सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद। आपने 38 साल उत्तर प्रदेश की हर तरह की इन्वेस्टिगेशन की, डीजीपी रहे। कभी ऐसा देखा कि मिड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कोई मुख्यमंत्री आके कॉलर पकड़ ले? कभी देखा? ऐसा तो कभी नहीं देखा, कि क्योंकि सांसद विधायक तो देखे होंगे। एक ही स्टेट का मामला था, इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। और सांसद विधायक भी कभी ऐसे सामने नहीं आए। लेकिन वेस्ट बंगाल का मामला थोड़ा इसलिए अलग हो जाता है कि वहाँ तो सेंटर बनाम स्टेट का मामला हो गया। अच्छा, मतलब जांच नहीं है ये, सेंटर बनाम स्टेट हाँ है। हाँ, वो मामला तो वैसे ही हो गया, जो है यूनियन बनाम स्टेट का मामला है वो, जो है ये संघीय संरचना का मामला हो गया, बिगड़ गया मामला बहुत ज़्यादा। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं है, तो ये एक पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग है ये। एडवर्टाइजिंग सपोर्ट पे जो एजेंसी है उस पर छापा डालना, कागजात निकालना, ये अप्रोप्रिएट नहीं था किसी सूरत में भी। लीगली हो सकता है आपके पास एविडेंस हो कि आप छापा डालें, लेकिन ऐसे कागजों को लेने का, ऐसे कागजों को कब्जे में करने का कोई औचित्य नहीं होता है। अकाउंट्स कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, लेजर देखे जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट और पॉलिटिकल पब्लिसिटी के डॉक्यूमेंट्स लेना ये ठीक नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट्स का केस से कोई लेना देना नहीं, वो सीज किए गए थे, और ममता बनर्जी का कहना हम वही छीन के लाए हैं उनसे, और वो मीडिया को दिखा भी रही थी बाहर। कुछ फाइलें लिए थी, आपने भी देखा अब होगा। वो मैं एक्चुअली मैं बाहर था, मैं कुछ देखा नहीं मैंने। मुझे तो जो सामग्री अभी वैसे आपको यही कहना चाहिए कि आपने कुछ नहीं देखा। मैं नहीं, मैं मेरा केस था हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो मैं वहाँ था। मैं अभी आज ही लौटा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि ईडी ने ये अनावश्यक काम उनके हाथ से छीना है, तो ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो उस कार्यालय से अपने कागजात ले गई हैं तो ये विद इन राइट है, और इसमें कोई ऐसा गैर कानूनी चीज़ नहीं है। अच्छा, ईडी के अफसरों पर एफआईआर भी लिख ली गई, क्या डराने के लिए कि दोबारा ना? अब अगर उन्होंने कोई ऐसा क्राइम किया होगा तो एफआईआर तो हो ही सकती है, होती भी है। सीबीआई खिलाफ हुई है, पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं।
तो ये तो हो जाता है ऐसा। हम लोग भी कई कई बार छापे डाले, हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। हमने एक बार रेड किया भरतपुर में, मैं एसएसपी आगरा था। भरतपुर चले गए राजस्थान? हाँ, हमारी पुलिस गई थी, मैं नहीं था। हमारे पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया वहाँ 40 लोगों के खिलाफ। अच्छा, तो ऐसा हो जाता है ये चीज़ें। फिर कैसे जान छूटी, दोबारा गए राजस्थान छापा डालने? फिर तफ्तीश हुई उसकी, तफ्तीश में पाया गया कि साहब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में आए थे। लेकिन कदम डोल गए होंगे पुलिस वालों के। हाँ हाँ, लोग डरते हैं, फिर कानूनी तौर से काम करते हैं, फिर गैर कानूनी काम जो पुलिस करने लगती है उससे बचते हैं लोग जो हैं। और ये मानते हैं आप कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है या पॉलिटिकल? अब मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ नहीं तो कोई दूंगा। मैं जितना मैंने बताया कि अगर वो अपने कागजात ले गई हैं तो वो लीगली सही हैं। और एज ए पुलिस प्रशासक मैं ये कह सकता हूँ कि पर एक बात बताओ, वो पहले भी सीबीआई टाइम से थोड़ा पहले, ऐसे इलेक्शन के पहले वो इस तरह के सीबीआई को मामले में पहले रेड करना- पिटवा चुकी, बदतमीजी करा चुकी। पंकज श्रीवास्तव का मैंने जिक्र किया, तब वो तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर थे वहाँ पर सीबीआई के पश्चिम बंगाल में। उनको रातों रात भागना पड़ा था, याद है आपको? हाँ, मुझे याद है, वो यूपी के ही थे। एक यूपी के ही सज्जन- है ना पंकज? वो कमिश्नर जो वहाँ थे वो भी यूपी के ही हैं। राजीव सिंह ना, संभल के हैं। हाँ, उधर बदायूं कहीं, उधर कहीं के हैं। हाँ, तो पता सब है आपको। यूपी वाले सब बोल जगह, नहीं रहे हो। यूपी वाले सब जगह छाए हुए हैं। नहीं, मैं एक आध बार उनको, मेरा कुछ पर्सनल काम था, मैंने फ़ोन किया था, मुझे पता लगा था जी, तो कर दिया था काम। हाँ हाँ, काम किया था उन्होंने। तब ठीक, बहुत रिस्पॉन्सिव है, मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस इस मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सर। अब जो भी एफआईआर हुई है उसकी तफ्तीश होगी, उसमें जो निकलेगा वो देखिए, इस डिबेट की अच्छी बात क्या है कि यहाँ से वो भी बातें पता चल जाती हैं जो किसी को नहीं पता होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपने कभी सुना कि कोई छापा मार रही हो एजेंसी और उसके ऊपर कोई छापा मार दे? देखिए, ऐसे कई मामले इस देश में आए हैं, और जहाँ पर केंद्र में दूसरी सरकार हो, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हो, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। आपको याद होगा कि एक बार जयललिता ने करुणानिधि को रात में सोते हुए उठवा लिया था। वो तमिलनाडु की पुलिस थी, और महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ने एक केंद्रीय मंत्री को कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो। ये भी मामला आया था। और इस तरह से बंगाल में जो चल रहा है, अब मार्च और अप्रैल में वहां पर चुनाव होने हैं। विधानसभा की 294 सीटें हैं जिस पर चुनाव होंगे, और बीजेपी काफी लंबे समय से कोशिश कर रही है कि वो बंगाल में सरकार बनाए। ब्रजेश जी, उसने चारों तरफ से घेर तो लिया है, उड़ीसा में भी पहुंच गए हैं, बिहार में भी पहुंच गई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी अभी बंगाल पे कब्जा नहीं कर पाई है। और ये राजनीतिक लड़ाई है, और चुनाव तो देखिए जनता तय करेगी कौन जीतेगा। लेकिन टीएमसी में ममता बनर्जी के जो तेवर है और जिस समय यह घटनाक्रम हुआ है, इसका राजनीतिक नफा और नुकसान ये विश्लेषक लोग करें। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि सुलखान सिंह साहब आए हैं आज, और ये तो बांदा के रहने वाले बिहार में चंबल में डाकुओं से मिले हैं। ये डरने वाले आदमी नहीं है, डीजीपी भी रहे, लेकिन आज डर डर के बोल रहे हैं क्या? मैं तो नहीं कहूंगा, आपके दोस्त हैं, आप ही बता दो, डर के बोल रहे हैं। भाई, ये तो सब डकैतों का सामना किए हैं, डीजीपी भी रहे, लेकिन खैर। देखो, एक बात बताएं वीरेंद्र जी, पुलिस हमेशा पुलिस के साथ होती है, वो चाहे कलकत्ता की हो चाहे यूपी हो। ईडी को ये लोग पुलिस नहीं मानते हैं, इसीलिए फौरन ये किसके साइड चले गए? बंगाल वाली पुलिस की साइड। देखिए, कोलकाता हाई कोर्ट में आज बहुत हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक मार्च निकाला, और उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या बांग्ला बोलने वालों को इस देश में बांग्लादेशी कहा जाएगा, रोहिंग्या के नाम पर लोगों को परेशान किया जाएगा, और एसआईआर खाली बंगाल में क्यों हो रहा है जबकि रोहिंग्या आसाम में है। उन्होंने अपने प्रदेश की जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की। 7 साल में 7 बार उनका ईडी से सामना हुआ है, और जमकर उन्होंने विरोध किया है। भारत के संवैधानिक ढांचे में केंद्रीय एजेंसियों का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जब जो विपक्ष में रहता है वो इनको पिंजड़े का तोता कहने लगता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ईडी सीबीआई तब भी पिंजड़े का तोता कहलाई,
और आज बीजेपी की केंद्र में सरकार है तब भी उनको विपक्ष पिंजड़े का तोता कहता है। यानी कि पिंजड़े में तोता तो देखिए कैद रहता है, वो मालिक की इच्छा अनुसार कहते ना कि टाएं टाएं करता है जी। तो आज 6 लोगों के खिलाफ ईडी कोलकाता हाई कोर्ट गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक राज्य की मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये सब कैसे हो रहा है और इस देश में किस तरह के नजीर सामने पेश की जा रही है। ब्रजेश जी, हम इस देश में बहुत सारे बदलाव को देखते आए हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरह से बदलाव दिखा है और कहा जाए तो नैतिकता का जो पतन हुआ है, खास तौर से विपक्ष को जो सम्मान देने की भावना समाप्त हो गई है, विपक्ष के साथ जो बदले की भावनाएं चल रही हैं, जिस पर आए दिन ये लोग कहते हैं जहां पर जो सरकार है वो अपने विपक्ष के खिलाफ सख्त एक्शन करती है, चाहे भाजपा के खिलाफ की सरकारें हों चाहे भाजपा की पक्ष की सरकारें हों। ये राजनीतिक शिष्टाचार में दिखाता है कि अब कोई गुंजाइश बची नहीं है, अब सिर्फ जो जिसको पा रहा है वो कुचल दे रहा है। वैसे ममता बनर्जी चुनाव के एकदम मुहाने पर हैं। वो एक अकेला किला है जो बचाए हुई है बीजेपी से, उसको देर सवेर बीजेपी छीन सकती है, लेकिन इसमें कितनी वो सफलता पाएगी ये अलग बात है। जी ब्रजेश जी, ईडी को एक कठिन परीक्षा के दौर से बंगाल में गुजरना पड़ रहा है। वैसे जब हम लोगों को क्लासरूम में हम लोग जाते थे एग्जाम देने बोर्ड में, अगर पेपर कठिन आ जाए तो छत दिन ताकते ताकते घंटों बीत जाती थी और देख लेते थे छत में कहाँ कहाँ जाला लगा है, कहाँ कहाँ प्लास्टर टूटा है। जब सवाल के जवाब नहीं आ रहा है तो छतें ताक रहे हैं। नहीं, जैसे तो इस राकेश तरह त्रिपाठी बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं, लेकिन कभी इनका केस फंस जाता है तो ये प्रार्थना करते हैं कि आज सुनवाई ना हो। हाँ, ये तो है। देखिए अकबर भी बहुत महान शासक हुआ, जी। लेकिन बीरबल दिन भर में 10 बार पागल बना सकते थे उसको। बीरबल इतने बुद्धिमान थे। तो इस देश में तमाम विचित्रताएं रही हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये टकराव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी देखा गया, बंगाल में आए दिन देखा जाता है। इसका हल क्या है? दिल्ली में भी जब केजरीवाल थे तब भी ये टकराव देखा गया था। तो ये बताइए कि अगर ईडी कुछ और आगे कार्रवाई की, मान लीजिए 3 FIR है, पकड़ के जेल में डाल देंगे, जैसे सीबीआई वालों के साथ बदतमीजी हुई थी कलकत्ता में। अब देखिए तो संघीय ढांचे का जो व्यवस्था है उसमें टकराव की जो स्थिति है ये, अरे अब कौन सा खिलाफ ढांचा है? बता तो रहे हैं रसूल खान सिंह जी, अब कोई ढांचा उचा नहीं है, अब या तो आप या हम। देखिए ये तो बात भावनाएं क्या हैं, अब ये कोर्ट तय करेगी। कोर्ट के पाले में गेंद गई है। अगर दुर्भावना से छापा पड़ता है तो विरोध होना चाहिए। अगर कोयले की तस्करी का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो छापा जायज है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करेंगे जी। फिलहाल एक शायर हैं, उनका एक शेर सुना दूं कि महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे और देखा न मैंने उसे तो उसने मुझे देख लिया, और फूलों ने दिए जख्म तो कांटों से गिला। क्या 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 करना था आपने, आपको सलूक, और किया क्या क्या, और बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं कि वाह वाह, और बात बिगड़ जाए तो फिर क्या क्या नहीं कहते। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक और ओपिनियन उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ राम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर कुछ गलत कर रही थी ईडी तो ममता बनर्जी जी को हाईकोर्ट जाना चाहिए या सक्षम स्तर पर अपना पक्ष रखना चाहिए, पर क्या अपने हाथ में कानून लेकर इस तरह से छापे वाली स्थल पर पहुंचना ये जायज़ है किसी तरह से? देखिए ऐसा है कि
अगर वो हमारे स्ट्रेटेजी आईपैक के ऑफिस में नहीं घुसती तो हम ठीक है, हमारी मुख्यमंत्री देती, क्योंकि इनका तो उद्देश्य केवल मात्र था कि वहां से हमारी स्ट्रेटेजी को चुराना, हमारे डाटा को चुराना, एसआईआर को हम किस तरह से फेस कर रहे हैं और किस तरह से हमारी तत्परता है और कहां से हम इनको रोकेंगे, हर जगह से उनको चुराना इनका मकसद था। तो इसीलिए हम इनका समय का इंतजार नहीं करेंगे कि ये सारा ले जाए और हम ले और सारा कुछ देख पाए, ये ले लें और उसके बाद देख लें और अपनी स्ट्रेटेजी बना पाए, तो इसका इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बंगाल है, इस चीज में अपना दिमाग अच्छा लगा ले। ये बिहार नहीं है कि सारा कुछ ले लिए उसके बाद बोले राम राम माला जपे और कोर्ट में जाएंगे, ये इस ढंग का नहीं चलते हैं। हम अपनी तत्परता हर जगह दिखाते हैं कि अरे तो इनको उसके विफल लिए किस क्या आप तरह से कानून को अपने हाथ में लेंगे? क्या इस तरह से एजेंसीज को डराने धमकाने की चेष्टा करेंगे? हाँ ठीक है, आप कानून को हाथ में तो ये ले रहे हैं, अगर फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें अगर बता देने में क्या दिक्कत था? राज्य सरकार चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, आप आ रहे हैं लविंग मनी लॉन्ड्रिंग के केस को देखने के लिए, बताइए ना कि हमें इस जगह पर है आ जाइए फेडरल स्ट्रक्चर में। क्या भारत और से फेडरल स्ट्रक्चर को ये खत्म कर देंगे? भाई छापा पड़ रहा है तो वहां छापे को रोकने आप चले गए। नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर अपने ही राज्य में सड़कों पर उतरी हुई हैं, आप हाई कोर्ट भी जा रहे हो, बता के आप तो हर रास्ते पे जा रहे हो सर। पॉइंट रहेगा, आप बता के गए, हमारे रास्ते पे तो जाएंगे जब इनकी गतिविधि जो है एक राज्य सरकार के साथ इनका क्या स्वभाव रहना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिए। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, ये मामला ईडी और टीएमसी के बीच का है, ये मामला कोल स्कैम का है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है सर? नहीं, ये देश के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते और हर जिम्मेदार नागरिक के मन में दर्द आना चाहिए। जहां भी संवैधानिक तंत्र को तोड़ने की चेष्टा की जाए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने की चेष्टा की जाए, निश्चित तौर पर दर्द होना चाहिए। आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए वहां प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इस बात से दर्द नहीं होना चाहिए? क्या पूरे पश्चिम बंगाल को आज जिस तरह से इन्होंने असुरक्षित करने का की चेष्टा की है, देश के लिए एक खतरा उत्पन्न करने की चेष्टा वहां से की जा रही है, अलगाववाद के मुहाने पर लेकर के जा रहे हैं, क्या इस बात से हमको दर्द नहीं होना चाहिए? निश्चित तौर पर दर्द होना चाहिए। कोयले के घोटाले से अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग होकर के पैसा आईपैक तक पहुंचा है तो क्यों आईपैक को संरक्षण मिलना चाहिए? क्यों? क्योंकि आईपैक टीएमसी के साथ जुड़ी हुई है, सत्ताधारी दल के साथ जुड़ी हुई है। आईपैक तो आपकी बॉर्न मेंबर है सर। जब आईपैक पैदा हुई थी तब वो आपके लिए 2014 में उन्होंने सर्व किया था, वो आपकी भी सेवा खिदमत कर चुकी है। एक प्रश्न है इनके लिए, पांडे जी एक मिनट, पांडे जी मैं बात कर रहा हूं, प्लीज वेट। हाँ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए इस तरह की एजेंसीज जो प्रोफेशनल काम करती हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर सकती हैं। आईपैक ने कई अलग अलग लोगों के लिए काम किया है, आरजेडी के लिए भी काम किया है, अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम किया है, और वो प्रोफेशनली अपना काम करे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या उनको इस बात के लिए छूट मिल जानी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल किया है, तो क्या इस बात के लिए छूट मिल जानी चाहिए क्या कि वो कोई भी लीगल एक्टिविटीज करे, ब्लैक मनी को अपने यहां ला करके मनी लॉन्ड्रिंग करने का काम करे? क्या इस बात की छूट मिल जानी चाहिए क्या? और क्या कोई राज्य सरकार उनको कवच पहनाएगी कि आप हमारे अंडर साथ में काम कर रहे हैं तो आप कोई भी लीगल एक्टिविटीज करिए? अच्छा, आपको कोई ईडी ने तो अभी तक सबूत मुख्यमंत्री नहीं स्वयं दिए। आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी? आपको पता है लग रहा है? नहीं, हमें पता नहीं है, फंस गए तो कोर्ट के सामने गई है, फंस गए, कोर्ट के सामने गए हुए, बिना कोर्ट के सामने गए। नहीं तो कोर्ट के सामने गए ना, ये तो सारी प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने ही जा रही है ना। और जो भी छापेमारी में निकलेगा वो भी कोर्ट के सामने ही जाएगा। ईडी कोई भी डाटा, कोई भी तथ्य अपने पास नहीं रख सकती है, कोर्ट के सामने ले जाएगी। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, देखिए मामला ईडी बनाम टीएमसी है और टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। एक समय आप वहां की रूलिंग पार्टी हुआ करते थे, उसके बाद लार्जेस्ट अपोजिशन थे। आज तो उंगली में गिनने लायक विधायक नहीं बचे हैं। कारण जानते हैं क्या है? आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का असमंजस। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि राकेश त्रिपाठी का विरोध करना है, आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि राम प्रकाश पांडे यानी टीएमसी वालों का विरोध करना है। आप लटके हैं सर बीच में। देखिए, हम तय कर पा रहे हैं, हम ये जरूर तय कर पा रहे हैं कि वहाँ समर्थन किसका करना है, और समर्थन बंगाल की जनता को करना है, न्याय को करना है, सच्चाई को करना है, और जनता के जो तत्कालिक मुद्दे हैं इस देश और प्रदेश के लिए उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हार जीत, थोड़ा कम सीट थोड़ा ज़्यादा सीट ये चलता है, लेकिन राजनीति
सिर्फ उसी के लिए नहीं की जाएगी। दूसरी बात, ईडी को लेकर के जिस तरह से अभी आपने त्रिपाठी जी से पूछा, वाकई बहुत अच्छे वकील हैं, मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये मानेंगे तब जब 2-3 केस उनको दोगे। कोई वकील को अच्छे दोस्त वो होता है जो केस देता है। जरूर जरूर जरूर। अब केस करवाएं ईडी का तो हम उन्हीं को दे देंगे और अच्छा रहेगा। जल्दी मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको जिताने के लिए राकेश त्रिपाठी पूरी जिंदगी लगा देंगे, वहां ये कोई गलत चीज नहीं करेंगे, आपको जिताएंगे वो तो मैं समझ रहा हूं। मुकुल अरे अजीत पवार, मुकुल रॉय और शर्मा का केस तो जैसे भाजपा में गए सब ठीक हो गए जी। तो यदि जिस दिन वो ईडी हमारे यहाँ भी भिजवाएंगे तो जरूर मैं कहूंगा कि त्रिपाठी जी मेरा केस लड़े। हाँ। और मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। पर देखिए बात यहाँ नहीं है, बात मुख्य जो है किस तरह से ये गुंडागर्दी पर अब कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संस्थाएं पहुंच जाए और कैसे इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाए कि अब राजनीतिक तौर पे जो मुख्य बात है। उपाध्याय जी, आप बहुत भले आदमी हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी पार्टी की असमंजस ने दिल्ली में आपको खत्म कर दिया, आपको उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया, आपको बिहार में समेट दिया, पश्चिम बंगाल में खत्म कर दिया इस देश। ये असमंजस ही कांग्रेस के सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं ठीक, गलत तो नहीं कहा। देखिए कहा गलत वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज न्याय की बात। सुलखान सिंह जी भी देखो सहमत हैं। क्या किया इन्होंने, अमित शाह जैसे लोग ये विशुद्ध गुंडागर्दी पर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर। और उसी का मैं रिक्सुंदर शमसल साहब को आमंत्रित करता हूं। गुंडागर्दी भी ठीक नहीं है। सर ये बताइए रिक्सुंदर जी कि बंगाल की जनता क्या सोच रही है जो कुछ भी ईडी, टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहा है, आम लोग क्या बात करते हैं बंगाल में? जी देखिए, बंगाल में अभी का जो स्थिति है इसमें लोगों को एक परेशानी के भीतर से जाना पड़ रहा है। काफी सारे लोग अभी एसआर के हियरिंग में भी जा चुके हैं, काफी सारे सरकारी अधिकारी भी जा रहे हैं, काफी सारे एमपी एमएलए को भी जाना पड़ रहा है। तो माहौल ऐसा है कि इसमें लोग उलझे हुए हैं। एसआर खत्म होने तक सब कुछ साफ हो जाएगा और इसमें उम्मीद है कि भाजपा की तरफ से जो बताया जा रहा है कि एसआर खत्म होने के बाद जितने सारे लोगों को निलंबित किया जाएगा, जितने सारे नाम लिस्ट से हटाया जाएगा, उसके बाद भाजपा के लिए बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन बात यह है कि भाजपा क्या वाकई अपना जो एजेंडा है उसको ठीक तरह से प्रचार कर रहे हैं? क्या सही ढंग से टीएमसी के तरफ से भी अपना जो एक्सेस है पब्लिक के पास वो क्या ठीक तरह से पहुंच रहा है? टीएमसी का अपना सेवाएं ठीक तरह से पहुंच रहा है? अगर ममता बनर्जी अपना आईपैक को बचाने के लिए, आईपैक का अधिकारी को बचाने के लिए दौड़ते हैं, तो क्या वो पश्चिम बंगाल वासियों के लिए भी इतना सेवा देंगे? सर ऐसा क्या है कि कई जगह मैं वो चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जनता उनको जिताती है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर हैं लगातार। पर सर हमेशा मैं देखता हूं कि जो भी केंद्रीय संस्थानों के अधिकारी हैं या दफ्तर हैं वो अंडर थ्रेट रहते हैं। रिसेंटली चुनाव आयोग का जो पश्चिम बंगाल का दफ्तर है उसको जेट सिक्योरिटी भारत सरकार को देनी पड़ी, क्योंकि वहाँ टीएमसी के लोग जाके चुनाव वालों को पीटते थे, मारते थे, बड़ा धमकाते थे। सीबीआई वाले सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, ईडी वाले सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं एफआईआर। सर यही तो हाई हैंडलिंग है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। अभी पश्चिम बंगाल का स्थिति में यही लोगों का कहना है कि वोटिंग देते समय, मैं कुछ दिन पहले भी इस तरह का एक चर्चा में था जहां पे वोटिंग के समय क्या हालात होता है, कौन वोटर्स वोट देने जाता है, क्यों दोपहर के टाइम में वोटिंग का ज्यादा भीड़ हो जाता है, तो लोगों का कतार क्यों बढ़ जाता है, और पोलिंग परसेंटेज जहां पे बढ़ जाता है तो उसमें देखा जाता है कि ऑपोजिशन का जो कैंडिडेट्स का जितने भी सपोर्टर है उन लोगों का वोटिंग परसेंटेज उसमें पोलिंग केंद्र में नहीं आता है। कोई भी हिकमत लाए लेकिन मारपीट वाले में टीएमसी से आगे नहीं जा पाएगी, मैं तो इस चीज को गारंटी देता हूँ। हम लोग देखते ही हैं सर, पिटाई करा दो आदमी का मॉरल डाउन हो जाता है। बिल्कुल, ऑलराइट, ये हम लोग भी देख चुके हैं। सुलखान सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। सर क्या जांच एजेंसियां कानून की पालना कर रही हैं या फिर वो एक सियासी हथियार बन गई हैं आजकल? देखिए जांच एजेंसी, सर मैं सुलखान सिंह साहब से ये सवाल है जी। पिंजरे का तोता वाली बात आई थी अभी, वीरेंद्र सिंह जी ने शायद कहा था, तो ये पिंजरे का तोता सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये किसी पार्टी का तमगा नहीं है ये। तो ये इसीलिए सीबीआई को ऑटोनोमस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पारित किए थे विनीत नारायण केस में।
और इसीलिए पुलिस को पर मैं एक चीज़ है सर, सीबीआई की सराहना करना चाहूँगा। इस समय सीबीआई अच्छा काम कर रही है, प्रोफेशनल है, मतलब मिनिमम पॉलिटिकल एंगेजमेंट है इस वक्त। अब हो सकता है कोई इसके कारण हो, या हो सकता है सीबीआई वर्सेस सीबीआई से कोई सीख ली हो, कलकत्ता से कोई सीख ली हो। सीबीआई मोस्टली अच्छा काम करती है, अभी अच्छा चल रहा है, ठीक। हमेशा अच्छा काम सीबीआई अभी काम कोई कर ऐसी रहा हाई हैंडलिंग उन्होंने नहीं की जिससे लेकिन कोई ऐसी बात हो। है। उसको ऑटोनोमस करके ये प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया था, पुलिस के लिए भी इसलिए प्रकाश सिंह केस में प्रयास किया था कि इनके काम में दखलंदाजी अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेसी की और नेताओं की ना हो। ईडी की ओवर एक्टिंग मैं मानता हूँ, ये ओवर ये एक्टिंग प्रयास किया गया था, तो उसके अब जो भी नतीजे आ रहे हैं बहुत ठीक नतीजे नहीं आए हैं उसके। तो एजेंसियां जो हैं इंक्लूडिंग पुलिस ये दबाव में तो रहती हैं। और आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी ने रोज जो हम देख किया, रहे हैं, आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो किया वो ठीक किया? मुख्यमंत्री ने जो कागज वहां से अपने हटाए हैं, फाइलें हटाई हैं, उसको मैं ठीक मानता हूँ। हो सकता है उसमें लेकिन फाइनेंशियल मामले भी रहे हों, आपको क्या पता कि कागज में क्या था फाइलों में? भाई वो कह रहे हैं कि घपले कागज उठा ले गई हो। जो कह रहे हैं, जो पब्लिक में आ रहा है, अखबारों में, मीडिया में आ रहा है, उसको तो हम ठीक ही मानते हैं। हमारे पास विचार करने के लिए यही तो मटेरियल है, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया, समय निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आपको लखनऊ की राजधानी की एक हैरान कर देने वाली घटना दिखाएंगे, जहां एशिया के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल KGMU के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेताओं ने और उनके आए समर्थकों ने एक महिला वाइस चांसलर के दफ्तर में जिस तरह का भयानक उत्पाद और अस्पताल के भीतर जिस तरह का तांडव किया, उसे देख कर लोग हैरान रह गए। हालांकि KGMU कह रहा कार्रवाई करेंगे, FIR कराएंगे, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। धर्मांतरण के आरोपी की तलाश में ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूरा ब्यौरा वीडियो के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।